हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हो गई, जब भी हम बात करते हैं पंचायती राज की या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हमने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन लिया है ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है। उसके अंदर जो चैलेंजेस एंड जो सजेशंस की बात करी गई हैं वो काफ़ी यूनिवर्सल हैं। सो इन फ्यूचर भी प्रोबेबिलिटी है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन या हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ सकता है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 के सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आप आंसर लिखने के बाद एक बार रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आज का। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। 2017 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, वो इतना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रूव हुआ है गवर्नेंस का, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हमने लागू करा, या जितनी हमारी से उम्मीदें थी उतना इफेक्टिव हुआ नहीं है। ये स्टेटमेंट है। आगे क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। क्रिटिकली एग्जामिन ने हमने डायरेक्टिव्स में क्या पढ़ा था, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि आपको इस पॉइंट के पक्ष में और इस पॉइंट के विपक्ष में दोनों के अंदर आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। तो हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। हम ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही फेलियर हो गई है क्या, या फिर इफेक्टिव नहीं हुई है क्या। तो हम पहले बताएंगे अच्छी बात है कि नहीं, इन पॉइंट्स के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रही है। लेकिन हालांकि ये वाले लेक्यूनास भी हैं, ये वाले पॉइंट्स भी हैं जिन पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गिव योर व्यूज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सजेशंस देने हैं। सजेशंस देने हैं कि किस तरीके से जो ये लेक्यूनास आ रहे हैं, जो हम विपक्ष की बात करेंगे ना यहाँ पे कि हाँ सही बात है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो हमको उस पर सजेशन देना है कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बहुत सिंपल बनेगा। इंट्रोडक्शन के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद है, विच यू शुड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके साथ ही अगर आपको आर्टिकल याद है, आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेंशन करके आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद सीधा आ जाओ कि सक्सेसेस क्या हैं, ठीक है। सक्सेसेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंदर पॉइंट लिखो कि ये वाले पॉइंट्स हैं जिनमें सक्सेसफुल हुई है, लेकिन फिर लिखो बट देर आर सम लेक्यूनास ऑल्सो, बट देर आर स्टिल सम पॉइंट्स विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो उसमें क्या लिखेंगे, विपक्ष की बात की, हाँ इन जगह पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेल हो गई है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमको सजेशंस देना है। तो आप सीधा लिखोगे कि सजेशंस टू इम्प्रूव, और उसके अंदर जितनी भी सजेशंस आपको बताएं उनको आप लिख दोगे। पॉलिटी के क्वेश्चन के अंदर जब भी हम सजेशंस की बात करते हैं तो हमेशा आपको जब एंड में आप एंड करते हो तो रिपोर्ट्स लिखनी है। इनको किसी अपनी A4 शीट में या अपने जो वॉल है उस पर चिपका लो, कहीं पे भी लिख लो। याद रखो कि आपको हमेशा बात करना है ARC रिपोर्ट का, पुंची कमीशन का, सरकारिया कमीशन का, लॉ कमीशन का, नेशनल लॉ कमीशन का, इन सब कमीशंस की रिपोर्ट्स की जो बात होती है, इन रिपोर्ट्स पे आपको अपना रिकमेंडेशंस या अपने कंक्लूजन को एंड करना है। पॉलिटी के अंदर ये जो आप पॉइंट्स लिखते हो ना, ARC, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, या जो भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो कि इनकी ये कमेटी बैठी, इस पर्टिकुलर पे ये कमीशन बैठा है, उनको याद करो, उन पे लिखो। जब भी ये आप चाहे मॉक पेपर ट्राई कर रहे हो या मेरे साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू डू इट डिलीजेंटली। और ये कमीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सेकेंड ARC कमीशन के अंदर हमको ये बातें बताई गई है। अच्छा, दूसरा, सेकेंड ARC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये यूट्यूब पे, स्टडी आईक्यू पे या कहीं पे भी मिलता है, डू स्टडी दैट। अगर नहीं मिलता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टाग्राम। हम सेकेंड ARC कमीशन है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट को हम डिटेल में ईजी वे में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम इसकी रिपोर्ट्स को रिकमेंडेशंस में या हमारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो थोड़ा सा ना कंटेंट देखते हैं।
कंटेंट में क्या है, महात्मा गांधी ने बोला था कि जब पंचायती राज स्टैब्लिश हो जाएगा ना तो पब्लिक ओपिनियन वही काम करेगी जो वॉयलेंस कभी नहीं कर पा रही थी। वॉयलेंस लोग क्यों करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हो, आप वॉयलेंट प्रोटेस्ट क्यों करते हो, ताकि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हो। लोग एक साथ इकट्ठे होके वॉयलेंस करते हैं ताकि सरकार का ध्यान अट्रैक्ट हो, लेकिन जब पंचायती राज इस चीज़ पे स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये काम पब्लिक ओपिनियन कर देगी। अभी क्या हुआ, हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच ले लिया है। बॉटम टू टॉप अप्रोच में क्या होता है कि नीचे जो आम जनता है इसकी आवाज़ ऊपर बैठी सरकार को पहुंच रही है, ठीक है। नीचे जो आम बैठी जनता है ये अपने काम अपने लिए खुद इम्प्लीमेंट कर रही है और ये गवर्नेंस के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेटिव हो रही है, एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, ये अपना इज मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय द लोकल बॉडीज़। आपका जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम में क्या होना है, कैसे होना है, ये सब ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी, जो किसके द्वारा इलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये 73rd, आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, 1992 में आया था। इसका एम क्या था, डेमोक्रेसी एट दी ग्रास रूट लेवल, जिसमें इंटरेस्ट किसको करा गया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो गवर्नेंस की पहुंच है वो बिल्कुल ज़मीन तक हो सके। लोगों को ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट या जो सरकार है वो उनकी रीच में नहीं है, उनके अप्रोचेबल नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में पीआरआई ने लगभग 26 से ज़्यादा साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन या हमको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। करा है इसने, बहुत बहुत लेवल पे करा है। जैसे सक्सेसेस में देखो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत में अलोन में पार्टिसिपेट करते। 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत होते हैं जब वो गवर्नमेंट बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। पीआरआई की सक्सेस इस चीज़ में भी है कि इन्होंने अनदर लेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दे दिए हैं, और वो भी कहाँ पे, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट जब हुए थे तब आपको पता है कि 1/3, आपने ये डेफिनेटली लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में ये बहुत अच्छे से डिटेल से दे के रखा है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस, एंड ऐसे के अंदर भी ये अच्छा काम आता है। सो इन्होंने बताया था कि 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व है। अभी हम क्या करें, सक्सेस की बात करें तो इसमें देखो, जब वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिए हैं तो एट 1.4 मिलियन इंडिया की मोस्ट वुमेन्स आर इलेक्टेड इन द पोजीशन, सीट सरपंच पे, प्रधान पे, नॉट जस्ट द वुमेन बट SC ST कैंडिडेट्स भी वहाँ पे रिजर्व कर दिए गए थे। तो ऐसा रिसर्च में बताया गया है कि ऐसी PRIs जिन्होंने अपनी फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया है, या जहाँ पे वुमेन एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे उन औरतों ने आगे आकर क्राइम्स को रिपोर्ट करा है उन इलाकों में जहाँ पे महिला सरपंच हैं, वहाँ पे महिलाओं की तरक्की पर ध्यान दिया गया है, और जहाँ पे फीमेल सरपंच है वहाँ पे ये चीज़ हमेशा देखी गई है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट दिया गया है कि आपको साफ़ पीने का पानी और बढ़िया पब्लिक गुड्स मिले। तो इन चीज़ों के लिए सेंसिटिविटी पाई गई है। दिस इज़ वन गुड थिंग। अनदर इज़ लाइक कि ऐसे स्टेट्स हैव प्रोवाइडेड कि जो स्टैचुरी सेफ गार्ड है, जो डिवोल्यूशन प्रोविजंस हैं उनके लिए, इनके लिए ये लोकल गवर्नमेंट्स को कंसिडरेबली एम्पावर करा गया है, ठीक है। फिर क्या है कि जो फाइनेंस कमीशन आता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन सक्सेस है, उन्होंने कंटिन्यूसली ये चीज़ बोली है कि हम जो लोकल बॉडीज़ को फंड एलोकेट करते हैं उनको हमको इंक्रीज करना है। स्टिल दे आर द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर भी सेम चीज़ बोली गई है, 15th कमीशन ने भी यही बोला है। इसके साथ ही इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि अभी हमने क्या हुआ है कि LSGs आने के बाद, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने के बाद हमने बॉटम अप अप्रोच लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि देखो वहाँ के लोगों को पता है कि किसको क्या ज़रूरत है, मेरे गाँव के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्या तालाब खुदना चाहिए या फिर एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजंस लिए। और किन लोगों को, सारे लोगों को होता है इसमें, तो एवरीवन इज़ एलिजिबल, तो उन्होंने अपने हिसाब से लोकल पॉपुलेशन में जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम लिया है ये बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। इसका एक एग्जांपल आपको मनरेगा में देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ सक्सेस स्टोरीज थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, बट वी नीड टू टॉक अबाउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ LSGs ऑल्सो। शॉर्ट कमिंग में क्या है कि यार देखो, एक सबसे पहला ना सबसे बड़ी इशू अगर LSGs के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में आती है कि वो है लेक ऑफ एडिक्वेट फंड्स। उनको एडिक्वेट फंड्स नहीं मिलते हैं,
इसीलिए 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन कंटिन्यूसली ये डिमांड उनको बताए जा रहे हैं, रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं कि इनमें जो फंड एलोकेट होते हैं, जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू एनलार्ज द डोमेन ऑफ द पंचायत, ताकि और उनको ये पावर भी देना चाहिए कि यार आप सेंट्रल या स्टेट से जो फंड आ रहा है ना उन पे डिपेंड ना रहे, कि उनको खुद को इतना एम्पावर बनाना चाहिए कि वो अपना फंड जनरेट कर सके। इसके बाद ऐसे एरिया जो इंटरफेरेंस ऑफ एमपीज़ एंड एमएलएज आते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत, वो उन्हीं की परफॉर्मेंस से इफेक्ट हो जाते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन जो सेंट्रल या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेज या पॉलिटिकल टसल्स होती हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल गवर्नमेंट पे दिखता है। 73rd अमेंडमेंट ने सिर्फ ये मैंडेट दिया था कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या उनको कितना पावर डेलीगेट करना है, क्या उनके फंक्शंस होंगे, उनके फाइनेंसेस स्टेट लेजिस्लेचर से कैसे जाएंगे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया था। तो वहाँ पे PRIs के फेलियर यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने पावर डेलीगेट करना है, क्या फंक्शंस है, कैसे फाइनेंसेस होंगे, इनमें यहाँ पे ले क्यों ना है। फिर बहुत सारे गवर्नेंस के जो फंक्शंस हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, वाटर। ये मैंडेट नहीं करा, इट मैंडेटेड नहीं था, इंस्टेड ये अमेंडमेंट बनाया गया। इंस्टेड द अमेंडमेंट लिस्टेड ऑफ द फंक्शंस दैट कुड बी ट्रांसफर्ड, और ये स्टेट लेजिस्लेचर पे बता दिया, उनको दे दिया कि यार आपको कितने फंक्शन डिवॉल्व करने हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को, आप अपने हिसाब से कर दो। तो यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है आपको, और बहुत ही कम डिवोल्यूशन भी हुआ है पावर का, क्योंकि ये फंक्शंस कभी डिवॉल्व हुए ही नहीं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ उन्होंने क्या करा कि ये फंक्शंस अपने हिसाब से कैरी आउट करते रहे, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिख रहा है कि स्टेट वाटर बोर्ड्स का जो फंक्शन होता है हमारा। अमेंडमेंट का मेजर फेलियर इसमें होता है कि लेक ऑफ फाइनेंसेस फॉर द PRIs। लोकल गवर्नमेंट खुद अपना रेवेन्यू, या तो उनको बोल दिया जाए कि आप अपने लोकल टैक्सेस के हिसाब से अपना खुद का रेवेन्यू रेज कर सकते हो, जो बहुत कम होता है। दे हैव द पावर, लेकिन उनको स्टेट से लेना पड़ता है, और उसके बाद में लोकल रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होता है, या फिर वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स पे डिपेंड रहते हैं। तो जो पावर टू टैक्स होता है, इवन द सब्जेक्ट्स फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ द PRI, वो स्टेट लेजिस्लेचर से उनको ऑथराइज कराना पड़ेगा। और 73rd अमेंडमेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को ये चॉइस दे दिया है, अ चॉइस दैट मोस्ट स्टेट हैव नॉट एक्सरसाइज। उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा, उन्होंने पावर को डिजॉल्व नहीं करा है। तो ये कुछ है कि जैसे रेवेन्यू जनरेशन इन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था, दैट शुड बी कि एक सर्टेन परसेंटेज उनका जो रेवेन्यू है PRI को जाएगा। फिर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनका ये वो हमेशा रिकमेंड करती है कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से रेवेन्यू शेयर होगा, जैसे हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है। लेकिन ये रिकमेंडेशंस होती हैं, मेरली रिकमेंडेशंस होती हैं, इनको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पे बाउंड नहीं है। आपने जनरली देखा होगा कि किसी स्टेट फाइनेंस कमीशन का कोई न्यूज़ है वो, या उनका कोई रिकमेंडेशन है वो न्यूज़ में रहा है, लेकिन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है, वो उनकी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले न्यूज़ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस दो फाइनेंस कमीशन हर लेवल पे ये एडवोकेट करता है, द रिकमेंड की ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिसॉल्व होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लिया नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद में PRIs खुद रिलेक्टेंट होते हैं कि वो दे रिक्वायर एनी मीनिंगफुल फाइनेंशियल आउटलेज। तो वो खुद भी ऐसे मतलब थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि यार पैसे आप हमको देते नहीं हो, आप पावर हमको मतलब काम हमको इतना करने के लिए बोल देते हो, तो वो अपनी जो बेसिक लोकल गवर्नेंस नीड्स हैं उनको भी उस फंड से कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो उनमें भी हमेशा एक स्केप्टिज्म रहता है। सो आई विल टेल यू, लाइक अगर आप गांव से हैं तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बहुत बार आपके गांव की जो रोडें होती है वो टूटी हुई रहती है, एंड द सरपंच चाह कर भी उन रोडों को ठीक नहीं करा पाता है, क्योंकि ही ऑलवेज give this I don't know, he gives this like clear explanation, और he gives this excuse कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आपको दिखेगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, छत टूट रही है, कलर्स अच्छे नहीं हैं, उनमें दीवारें टूट रही हैं, उसका जो बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, वो अच्छे नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों के लिए इनको पैसा चाहिए होता नहीं है, तो ये सब चीज़ों पर काम हो नहीं पाता है। PRI जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, वो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी से भी करते हैं, क्योंकि कोई सेक्रेटरल सपोर्ट नहीं होता है, और जो सरपंच होते हैं उनको पहले कोई प्रायर पॉलिटिकल ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से आपको रन करना है क्या, एक वो है। और दूसरा एक लेक ऑफ क्लियर सेटिंग ऑफ एजेंडा इन ग्राम सभा ग्राम पंचायत मीटिंग, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि किस तरीके से हायरार्की होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। और बहुत बार आपको अभी भी गाँव में कास्टिज्म दिखेगा। अगर कोई सरपंच SC ST या वुमेन है तो एक तो आपको
हस्बैंड सरपंच दिखेंगे, सबसे बड़ी तो बात है आपको हस्बैंड सरपंच दिख जाते हैं। अगर कोई वुमेन सरपंच है तो उनके हस्बैंड देखते हैं, वो सिर्फ अपनी वाइफ को या अपनी मदर को या सिस्टर को खड़ा करते हैं सरपंच में, ताकि क्योंकि 1/3 हमारे को रिजर्वेशन मिला हुआ है इसलिए वो उसको खड़ा कर देते हैं, उसके नाम पे ये लोग पावर चलाते हैं। और दूसरा, अगर कोई SC ST कास्ट से है और अगर किसी गांव में कास्टिज्म बहुत चलता है तो आपने देखा होगा कि जो सरपंच है वो नीचे ज़मीन पर बैठता है और जो बाकी गांव के अपर कास्ट के लोग हैं वो ऊपर बैठ के डिसीजंस लेते हैं और सरपंच उसमें हाँ कर देता है। तो ये कुछ लेक्यूनाज हैं जो हमको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए, और दूसरा भी है कि जो अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत वीक है। तो ये जो एम्बिग्यूटी है कि फंक्शंस एंड फंड्स कैसे डिसॉल्व होंगे, कितना ज़्यादा पावर स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको खुद को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, एंड दे आर रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम द सेंसिटिविटी ऑफ द ग्राउंड लेवल इश्यूज़ टू टेक कंट्रोल। तो ये सब कुछ इश्यूज़ है जो PRIs में या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हमको मिलते हैं। सजेशंस क्या देंगे हम? सजेशंस जब हम देंगे तो हम, जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला था कि हम यहाँ पे सेकेंड ARC की बात करेंगे या जो भी कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है वहाँ से आप बात करेंगे। यहाँ पे अगर आपको किसी स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का एग्जांपल मिलता है कि वहाँ स्टेट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया और उसका बहुत ही अच्छा आउटपुट आया, तो आप उसका एग्जाम्पल पुट करो यहाँ पे। तो एक तो सबसे पहला आता है कि जेन्युइन फिजिकल फेडरलिज्म चाहिए हमको, फिजिकल ऑटोनॉमी विच इज़ अकम्पाइंड बाय द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस विदाउट PRIs विल ओनली बी दी एक्सपेंसिव फेलियर। तो हमको सबसे पहले तो फिजिकल ऑटोनॉमी चाहिए। फिजिकल ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा आपका है, आप खुद जनरेट करो, रेवेन्यू जनरेट करो, उसको खर्च करो, आपके पास स्वतंत्रता है, फिजिकल ऑटोनॉमी है। सेकेंड, ARC की जो 6th रिपोर्ट आई थी लोकल गवर्नेंस की एन इंस्पायरिंग जर्नी टू द फ्यूचर, इन्होंने रिकमेंड करा था कि यहाँ पे ये जो एक बहुत ही क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए कि जो तीनों टीयर की गवर्नमेंट है, लोकल, स्टेट एंड सेंटर, इन तीनों टीयर की गवर्नमेंट का फंक्शनिंग क्या होगा। इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा काम है। इसके साथ ही स्टेट्स को एक्टिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। एक्टिव मैपिंग में क्या है कि ये आराम से बता देंगे कि यार आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस गवर्नमेंट में, उसको बोलते हैं एक्टिव मैपिंग। यू हैव डन एक्टिव मैपिंग कि ये लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका ये काम है, इनको इतना फिजिकल ऑटोनॉमी मिलेगा, इनको इतना फाइनेंशियल या फिर जो फंक्शनल डिसोल्यूशन है उतना मिलेगा। सब्जेक्ट्स जो है उनको डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट टीयर्स के अंदर ताकि वो पब्लिक को भी अकाउंटेबिलिटी लेके आए। और यहाँ पे देखो एग्जांपल भी बताया हमने कि कर्नाटका और केरला दो ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में स्टेप्स लिए हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है वो इनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सक्सेस में देखने को मिलती है। बॉटम अप प्लानिंग चाहिए हमको, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सिर्फ ग्राम पंचायत बना देने से, सरपंच बना देने से, ग्राम सभा बना देने से मामला सॉल्व नहीं हो जाएगा। बॉटम अप अप्रोच सिर्फ कहने से नहीं, एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन में लेके आनी पड़ेगी। जैसे कि कर्नाटका ने सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक कैडर्स बनाए पंचायत के लिए, ताकि जो प्रैक्टिस ऑफ डेपुटेशन ऑफ ऑफिशियल्स होती है ना, जो बहुत बार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ओवर पावर कर देते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव मोर पावर देन दी डेपुटेड ऑफिशियल्स। क्यों? क्योंकि उनको जनता ने चुना है, वो इलेक्टेड हैं, तो दे हैव द पावर, दे हैव द वॉइस ऑफ द पीपल। तो ऐसी प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ट्रू कैरेक्टर, ट्रू स्ट्रेंथ है कि कितना पावरफुल है, और जो एक्चुअल हम बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं ना, वो यहाँ पे आ सके। सेंटर को ज़रूरत है कि फाइनेंशियली स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करे ताकि पंचायत खुद अपने फंक्शन, फाइनेंसेस एंड फंक्शनरीज में इफेक्टिव डिवोल्यूशन लाने की भी बात करे, इफिशिएंसी लेके आए। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। इफ़ यू हैव सीन द पंचायत इलेक्शंस, तो आपने देखा होगा कि जो खड़े होते हैं उनको जनरली किसी भी तरह का ट्रेनिंग नहीं होता है। बहुत बार सरपंच बन जाने के बाद भी पता नहीं होता है कि उनके पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या गांव में काम करवा सकते हैं। तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके साथ ही टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी। सोशल एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है हमको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। तो यहाँ पे हमने जो हस्बैंड सरपंच की बात करी थी ना, यहाँ पे बात आ रही है हस्बैंड सरपंच की या SC ST की जो हम बात करी थी, वो यहाँ पे आ रही है कि ये जो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना आप, ये गलत है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तभी होगा जब आपका सोशल एम्पावरमेंट हो जाएगा। रिसेंटली राजस्थान एंड हरियाणा ने एक स्टैंडर्ड नया रूल डाल दिया था कि पंचायत इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। तो ऐसे में नेसेसरी एलिजिबिलिटी कैन बी हेल्प इन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द, क्योंकि अगर
देखो ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी समझदार हो क्या, लेकिन ये एक यूनिवर्सल रूल है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप कोई पेपर पढ़ के खुद अपने हिसाब से सोच समझ के वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, ये चीज़ आप भी समझते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला एक जो पॉइंट था, इस पर काफ़ी डिबेट थी, कुछ लोगों ने बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर दिया था, कुछ लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट करा था। इसके साथ ही एमपीएस एंड एमएलएस जो हैं उनको भी उन पे भी ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने चाहिए और उनको स्पीड अप करना चाहिए यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स भी इंश्योर करने चाहिए जो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में, पर्टिकुलरली इन द अपॉइंटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन को हल्के में लेने के बजाय, इनके रिकमेंडेशंस को कचरे के डब्बे में डालने के बजाय उनको सीरियसली लेना चाहिए एंड दे शुड बी लाइक अकाउंटेबल फॉर द रिप्लाइंग ऑफ द रिकमेंडेशंस कि आपने रिकमेंडेशंस रिजेक्ट करिए तो क्यों करिए और इम्प्लीमेंट करिए, तो दैट इज़ अ अप्रिशिएटिव मूव। तो ये कुछ सजेशंस है जिनको आप बोल सकते हो। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे, द नीड ऑफ द आर इज़ कि हम लोग जो लाइफ ऑफ बेनिफिशरीज है उनमें होलिस्टिक चेंज लेके आए, उनमें सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ स्टेटस, इन सब के लिए इंप्रूवमेंट लेके आए। और ये तभी होगा जब इफेक्टिव लिंकेज होगा कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड अदर डिपार्टमेंटल में। और ये तब होगा, कम्युनिटी क्या है हमारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल पीपल हैं, आम जनता जिसको हम बोलते हैं, आम जनता हमारी कम्युनिटी है। गवर्नमेंट के अंदर हमारी सारी आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा, हमारा सेंटर आ जाएगा एंड अदर डेवलपमेंटल एजेंसीज। गवर्नमेंट को रेमीडियल एक्शंस लेने चाहिए ताकि इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल इंक्लूजन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो हम बात करते हैं वो हमारा नज़र में आए, दिखे कि हाँ हो रहा है ऐसा। लोगों का जो डिमांड है फॉर दी सस्टेनेबल डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडवोकेसी, वो फोकस होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारा पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड नहीं है, देयर इज़ अ पावर विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एंड दी फ्रेमवर्क ऑल्सो नीड्स टू बी इवॉल्व टू अकोमोडेट द डिमांड ऑफ दी डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लोगों से कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस असाइंस होते हैं उनमें क्लैरिटी होना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट को ये क्लियर और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमको देना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक वे फॉरवर्ड लिख लेंगे। नाउ ये आपको भी लग रहा होगा कि इतना कंटेंट है कैसे याद रखेंगे, और ये तो 200-250 वर्ड में है नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स हो गए। एंड सम ऑफ यू आर सेइंग ऑल्सो कि इतने वर्ड्स है क्या। द पॉइंट इज़, मैंने पहले भी बोला है कि अगर मैं आपको 200 या 250 वर्ड्स के अंदर ही आंसर दिखाऊंगी तो आपको उसमें से 50 वर्ड्स भी याद नहीं रहेंगे। सो द पॉइंट हियर इज़ कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम इस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको 15 पॉइंट बता रही हूँ, उसमें से अगर आपको 5 से 7 पॉइंट्स भी याद रह जाएँ, ठीक है, बहुत बार सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रह जाती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे वो बात होगी। अगर मैं सिर्फ 5 या 7 बताऊँगी ना तो आपको 5-7 में से 2-3 याद रहेंगे। तो इसीलिए आई एम एक्सीडिंग दी वर्ड लिमिट, बट व्हेन यू राइट द आंसर यू डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंसेस भी बड़े लिखती हूँ, आप शॉर्ट सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट यही है इतना बड़ा कंटेंट देने का कि आपको क्वेश्चन का पूरा कंटेंट समझ में आए। अभी अगर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दिया जाए कुछ भी, कि आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, पंचायती राज के लिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको सजेशंस देने हैं, नाउ यू हैव द होल कंटेंट। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन कंटेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था। नाउ वी हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन दो ये पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर में, लेकिन फिर भी इसके जैसा सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। यू कैन सेंड योर आंसर टू doubts.studyiq@gmail.com या फिर मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी भेज सकते हो। द वन थिंग आई रियली वांट टू से इज़ कि आप में से कुछ लोग मुझे कॉन्स्टेंटली आंसर भेज रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। कुछ लोगों के मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, जो मैं चेक कर लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे आंसर्स हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, बट डोंट वरी, आई चेक ईच एंड एवरी आंसर। एंड इसके साथ ही इस क्वेश्चन का जो PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल में बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दे के रखा है। उस गूगल ड्राइव के लिंक में मैंने इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करा है, तो आप वहाँ से इसे अपलोड करा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट विथ दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।